बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स पे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। थर्ड पार्ट है इसका फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन से हमारे पास मजीद डिडक्शंस आती हैं, मजीद लॉज हमने इंट्रोड्यूस की। ठीक है, न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन हमने किए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें डिस्क्राइब करता है कि अंडर द एनी जो है ना डिस्टर्बेंस या एनी जो है ना आउट ऑफ फोर्स अगर उस पर अप्लाई ना की जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो रेस्ट की हालत में तो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखता है, और अगर वो मूविंग है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वो मूव कर रहा है देन वो अपनी उस मूवमेंट को भी बरकरार रखता है अनलेस के उस पर कोई भी फोर्स ना अप्लाई की जाए। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई की जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या स्टेट करता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं देन उस ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके फोर्स के। ठीक है, एंड इनफैक्ट वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन के ही जो है ना अलाउड होती है। नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि हर एक्शन का, ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। एंड वो क्या करता है एट दैट टाइम आपके पास जो है ना रिएक्ट करता है उसी वक्त। ठीक है, ये आपका 3 लॉज ऑफ मोशन का एक सिंपल सा आपका ओवरव्यू था कि लाइन ऑफ एक्शन भी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ी सी एक चीज जो है ना जहन में रखिएगा, थोड़ा सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टूडेंट जो है इक्विलिब्रियम लॉ के साथ जो है ना मिक्सअप कर देते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम लॉ को स्टेट करेंगे, देन उसके अंदर आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपने जहन में रखना है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी पे एक्शन किया जाएगा देन उस बॉडी का जो है ना रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, रिवर्स के तौर पर रिएक्शन जरूर करेगा। अब वो रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बाज़ औक़ात कहा जाता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब इसका ये नहीं होता कि बिल्कुल ही बराबरी पे वो मुकाबला करने लग जाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन और एक फेज ऐसा भी आता है जब वो जो रिएक्शन है वो मैग्नीट्यूड में कम हो जाता है और आपकी जो लगाई जाने वाला एक्शन होता है, जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, देन आप उस बॉडी को मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी कि अगर आप एक अलमारी को जो है ना घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, देन अगर एक बच्चा उसको घसीटने की कोशिश करेगा तो एक एक्शन वो लगा रहा है, वो एक फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन के तौर पे ऑब्जेक्ट जो है उस पे रिएक्शन अपना अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो आपका अलमारी होगी उसको उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही जितनी एक जो है ना आप फोर्स लगाएंगे तो लगेगा। ठीक है, बड़ा जो है ना इंसान जो है ना जब फोर्स लगाएगा तब उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उस अलमारी को घसीटने से अपने आप को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बच्चा अगर फोर्स लगा रहा है तो उसको फील भी नहीं होगा, उसकी इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएगा। ठीक है, देन अगर 2-3 बंदे मिलकर उसको धक्का लगाते हैं देन एक पॉइंट आएगा कि उन तमाम की जो फोर्स है वो इस जो आपके पास अलमीरा होती है उसकी फोर्स के बराबर हो जाएगी, यानी एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी एक फेज ऐसा आ सकता है जब आपके पास कोई भी बॉडी जो है ना बहुत से ऑब्जेक्ट्स के अंडर जब बात करते हैं बहुत सी फोर्सेस जब उस पर अप्लाई की जाएंगी देन वो अपना जो उसका रिएक्शन था उसको बेसिकली जीरो होता महसूस होगा और आप उसको क्या कर सकेंगे, पुश या पुल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आता है जिसपे इक्विलिब्रियम वाला लॉ। ठीक है, तो इस चीज को जहन में आपने रखना है। इस चीज को रिवाइज करवाने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा हमने इस स्टेप की तरफ जाना है। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर उसकी आगे से हमने जो है ना एप्लीकेशन देखनी है और उसको थोड़ा सा आगे कहते हैं ना जो है ना डिस्क्राइब करना है और डिटेल फॉर्म में उसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था, पीछे मैंने बताया था कि इसको मैं डिटेल फॉर्म में आपको करवाऊंगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास लाइक दिस, या आपके पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप लोकेट करना चाहते हैं, आप उसकी लोकेशन को चेक करना चाहते हैं, देन स्पेस के अंदर ये पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, डिस्कवर किया गया था कि स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसकी पोजीशन को सबसे पहले जो है ना देखा जा सकता है। जो हमारे पास स्पेस होती है उसको एज एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट लिया गया था। क्यों लिया गया था? बिकॉज न्यूटन्स के जो तीनों लॉज ऑफ मोशन होते हैं उनको इस असम्पशन के अंदर जो है ना पोस्टुलेट किया जाता है, उनको ये जो है ना फर्ज किया जाता है कि आपकी जो तमाम की तमाम मेजरमेंट्स होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आप लेते हैं, वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर होती हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट से आपके पास क्या क्राइटेरिया, लाइक हम ये ऑब्जेक्ट है तो मैं फर्स्ट कर लेती हूँ कि ये मेरे पास 3D के अंदर पड़ा है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट करें ना तो उस वक्त के लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं था जब इन
एक्सियम्स को जो है और इन पोस्टुलेट्स को जो है ना डिस्क्राइब किया गया था और इनके बारे में बातें की जा रही थी, ठीक है। तब उनको नहीं आइडिया था, लेकिन अब हमें तो आइडिया, हम तो क्लियरली, हमसे जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है हम तो क्लियरली कहते हैं जाहिर है इसकी एक पोजीशन होगी, जाहिर है ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को उस वक्त में ले जाके देखें और जब आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे इन चीजों से, देन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्पेस एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट के तौर पे यूज किया जाएगा, बिकॉज न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे वो क्या होते हैं, वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखे जाए, ठीक है, जो स्पेस के अंदर फिक्स कर दिया गया। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये फिक्स है, ऑब्जेक्ट की बातें नहीं मैं कर रही, ठीक है। ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट के ऊपर जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके ऊपर ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखें, ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है आपका वो कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम की पॉइंट साथ साथ लिखते जाते हैं। वो क्या है कि आपका जो ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन are postulated under the assumption that all measurements and observations are taken with respect to a coordinate system, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से आपके दिए गए, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस चीज का नाम देते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम। और ऐसा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर आप स्पेस को एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। स्पेस आपकी किस चीज के तौर पे यूज हो रही है, एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आपका क्या है, एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, वो किसी पे रिलेट नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर जो स्पेस है एक एब्सोल्यूट आपका जो है ना क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है आपका, क्योंकि इसके अंदर जो मोशन दी गई है स्पेस की वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये न्यूटन्स के लॉज के अंदर इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है। लेकिन आप जब आहिस्ता आहिस्ता आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बाहर निकलते हैं, देन आपको पता चलता है कि स्पेस जो है एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो उसकी स्टडी अब यहाँ पे हम नहीं कर रहे, बस एक आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देना था कि न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट के अंदर जो है ना उनको पोस्टुलेट किया गया था, उनके बारे में स्टडी की गई, ठीक है। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से तो रेस्ट की हालत में हो सकता है, लेकिन एक दूसरा पार्टिकल उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसी डिफरेंट जो है ना एक पार्टिकल जो है किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो है ना रेस्ट की हालत में हो सकता है और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूविंग हो सकता है। लाइक आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल इसमें ले लें, जैसे बचपन में जब हमें इतना इस चीज का अंदाजा नहीं होता था चीजों को ऑब्जर्व करने का, तो जब आप सफर की हालत में यानी किसी भी बस में सफर कर रहे होते थे, देन आपके पास क्या करेगा, आपको ऐसा महसूस होता था जैसे सारे दरख्त भाग रहे हैं, आपको ये नहीं महसूस होता था कि आपकी गाड़ी जो है ना वो मूव कर रही है। जबकि बच्चों के हम बचकाना जहन होता था और तब हम क्या समझते थे कि सारे दरख्त भाग रहे हैं, ठीक है, यानी कि दरख्त की मूवमेंट हमें नजर आ रही होती थी, सारी ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं। कोई बंदा अगर खड़ा होता था या सड़क पे वो चल भी रहा होता था, हमें लगता था जैसे वो दौड़ रहा है, वो पीछे की तरफ भाग रहा है। हमें ये नहीं फील होता था कि हमारी गाड़ी मूव कर रही है, हम मोशन की हालत में है, जबकि हमें लगता था कि वो चीजें मूव कर रही है। जबकि अगर वहां खड़े बंदे को देखा जाए, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए, देन वो तो कहेगा कि ये तो दरख्त यहीं के यहीं खड़े हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया जाए, जिस पॉइंट पे आप बैठे होते थे, अगर आप किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे होते थे, देन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या था, मूव कर रहा होता था। तो यहाँ पे तजाद आ गया ना, एक फर्क आ गया जो है ना कंसेप्ट के बारे में। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ट्रीज है, ठीक है, वो जो वहां पे खड़ा ऑब्जर्वर था, जमीन जो है ना रोड किनारे वो खड़ा था जो पे, तो उसका क्या था, वो कहता है कि ये रेस्ट की हालत में, ठीक है। जबकि दूसरा ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर का जो है ना कहना, जो कि रोड पे खड़ा है। दूसरा ऑब्जर्वर जो कि ट्रेवल कर रहा है बस के अंदर, वो कहेगा कि ट्रीज जो है वो मोशन की हालत में है, ठीक है, वो मूव कर रही है। क्यों? बिकॉज उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज था। तो इसी कंसेप्ट को वो कहता है कि अगर हम एक क्लियर सी बात अगर इसमें देखें तो ये फर्क है कि एक रेफरेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट में भी रेस्ट की हालत में हो, लेकिन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वही ऑब्जेक्ट हमें मूविंग नजर आए। इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि लाइक स्पेस के अंदर आप चले जाएं, बिल्कुल हला में आप चले जाएं, दो एस्ट्रोनॉमर वहां पे जाते हैं और वो वहां पे हला के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं। देन वहां पे क्या महसूस होगा, वो क्या करेंगे, एक जो होगा लाइट का, आप समझ लें कि यहाँ पे जैसे ये हला के अंदर जैसे यहाँ से इस तरह से वो गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। जब वो गर्दिश कर रहे हैं, उनमें से एक जो ऑब्जेक्ट है, लाइक एक एस्ट्रोनॉमर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी जो है ना गर्दिश कर रहा है। दूसरा एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, दोनों मूविंग है, मूव कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप इस फर्स्ट वाले एस्ट्रोनॉमर से पूछेंगे, वो कहेगा कि मैं स्टिल हूँ, ये घूम रहा है, ठीक है, उसको ये चक्कर लगाता हुआ महसूस होगा। अगर दूसरे एस्ट्रोनॉमर से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं स्टिल हूँ, मैं रेस्ट की हालत में, मुझे ये मूव होता नजर आ, ठीक है। तो यही आपकी जो है ना डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट क्राइटेरिया को डिस्क्राइब किया जाता है। ये तो एक हमारे पास कंसिडरेबल बात है कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें रेस्ट की हालत में नजर आते हैं, हमें लगता है कि वो रेस्ट की हालत में है, ठीक है, मे बी वो हो, ठीक है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक बंदा रोड पे खड़ा है, दरख्तों के पास खड़ा है, तो उसको जाहिर सी बात है, दरख्त जो होते हैं जमीन के अंदर फिक्स ही होते हैं, कोई मूविंग तो होता ही नहीं है। लेकिन उस बंदे ने जो क्या कहा कि वो जो जमीन पे खड़ा था उसने कहा कि जो दरख्त है वो रेस्ट की हालत में, एक्चुअली वो थे। लेकिन जो एक मोशन की हालत में खुद बंदा था, उसने अपने आप को मोशन की हालत में ऑब्जर्व नहीं किया। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो कहता है मैं भी स्टिल बैठा ही हुआ, मैं तो हिल नहीं रहा, लेकिन बॉडी मूव कर रही है। तो बॉडी के मूव करने से उसको दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल रहा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, एंड देन उसने कहा कि ये जो सारे दरख्त है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉज की बातें की गई है ना, न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका हर लिहाज से एक ही वैल्यू देते हैं। हर लिहाज से एक वैल्यू का क्या मतलब है कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है, सेम एप्लीकेशन देते हैं, वो सेम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी वही है, रिस्पेक्टिवली दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी वही है, ठीक है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या होगा, यानी कि जैसे मैं कह रही हूँ ना, वो बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन जो रेस्ट पे खड़ा है बंदा, ठीक है, जो रोड पे खड़ा है, लाइक वो यहाँ पे ये रोड है आपकी और यहाँ पे वो बंदा आपका ऑब्जेक्ट जो है ना खड़ा है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, फर्स्ट वन आपका जो है ना बंदा खड़ा है और उसको आपकी ऑब्जर्वेशन बता रहा है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, और दूसरा यहाँ से गाड़ी कोई गुजर रही है और उसके अंदर, ठीक है, दूसरा उसके अंदर। देन न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ऐसे लॉज हैं जो उस बंदे, जो खड़ा बंदा है, ठीक है, उसके लिए भी वही है, इसके लिए भी सेम है। जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, देन उसके लिए भी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वही, ठीक है। यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होल्ड इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एज वेल एज इन द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारी यहाँ से एक डिडक्शन हमें मिली है कि जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर सेम इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम मैकेनिक्स के अंदर बातें कर रहे हैं, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड वाइडली यूज होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। लेकिन यहाँ पे हर जो है ना ब्रांच का एक डिस्क्राइब करने का मेथड चेंज होता है, बातें वही होती है, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका आ गया, तो वो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके लास्ट सेम है, देन सच अ सिस्टम इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कहा जाता है, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जहां भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आएगी, आपको क्लियर होना चाहिए ये वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन सेम होते हैं, वो टाइम टू टाइम, और उसके जो है ना, अगर बंदा मूव कर रहा है तो भी चेंज ना हो, अगर बंदा स्टिल खड़ा है तो भी चेंज ना हो, या कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाता है तब भी अगर चेंज नहीं होते, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। एक ऐसे जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, उनके अंदर ये डिडक्ट किया जाता है कि आपके पास जो फोर्सेस होती हैं किसी एक पार्टिकल के ऊपर जब एक्ट कर रही होती है वो सेम हो, ठीक है, दैट इज इट विल बी इनवेरिएंट, वो इनवेरिएंट होगी, वो चेंज नहीं होगी आपके पास। तो ये बेसिकली आपके पास जो प्रिंसिपल आता है ना कि अगर आपकी फोर्सेस चेंज नहीं होती, यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपकी फोर्सेस फिक्स सेम हो जाती हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the forces acting on a particle और सेम, वो क्या होती हैं आपके पास, सेम होती हैं, यानी वो चेंज नहीं होती है आपके पास, ठीक है, यानी कि दैट इज इनवेरिएंट होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक और आपको कंसेप्ट मिल गया फोर्सेस का, कि जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो सेम, ठीक है, वो इनवेरिएंट होंगी, वो चेंज नहीं होगी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी इसे कहा जाता है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है इसको हम कहते हैं क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल ऑफ रिलेटिविटी।
यहाँ पे ना आपका एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट होता है और वो थोड़ा सा आप स्टडी जरूर कीजिएगा। इजीली आपको जो है ना मैकेनिक्स की बेसिक बुक्स जो होती हैं उनके अंदर ये आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि बीएससी के आपके कोर्स के अंदर नहीं है, सो यहाँ पे मैं उसको मेंशन नहीं कर रही, उसको डिटेल फॉर्म में नहीं करवा रही, बट फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करें। ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी क्या होती है, नॉन रिलेटिविटी थ्योरी क्या थी, और ये सारा क्राइटेरिया क्या था, और इसकी मैंने आपको एक मोटिवेशन दे दी, एक मैंने आपको शॉर्ट सा कंसेप्ट बता दिया कि जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन थे वो स्पेस को एब्सोल्यूट कंसेप्ट के तौर पे ट्रीट किया करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ, लेकिन बाद में देखा गया कि स्पेस और टाइम जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, वो रिलेट कर जाते हैं, स्पेस जो है टाइम के लिहाज से डिपेंड करना शुरू हो जाता है टाइम स्पेस पे, इस तरह से दोनों को यानी कि स्पेस टाइम कर्व के लिहाज से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके हम स्पेस टाइम कर्व्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को जरूर जो है ना एक स्टडी कीजिएगा अपने इंटरेस्ट के लिए, जिनको इंटरेस्ट हो इन चीजों को पढ़ने का। ठीक है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी सी जो है ना एक आपके नॉलेज को इंक्रीज करे कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या था, फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिलेटिविटी थ्योरी क्या थी, और इनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, किन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस ने इनको इंट्रोड्यूस किया और क्या वजूहात बनी थी। तो ये एक बड़ा अच्छा सा ना एक इंट्रोडक्शन था आपको मिल सकता। ठीक है, एक नॉलेजेबल चीजें आपको मिलती है समझने के लिए। जी, तो ये था आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका क्या होता है। अब थ्रू आउट द आपका इस कोर्स का जो बीएससी का आपका कोर्स है उसके अंदर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें करेंगे, बिकॉज आपका बीएससी का जो कोर्स है वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है, सो इसकी बेस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, सो दैट्स वाई हमारे पास जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मेंशन नहीं किया जाता देन वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा आपके पास।